नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जो बच्चे ये कहते हैं कि मैथ बहुत ही हार्ड है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या स्ट्रेटजी लगाएं। तो आपको बता देते हैं जो मैथ होता है सर, आपके सुपर टेट में, केवीएस में, डीएसएसबी में, इन सब में लगभग कह लीजिए एसएससी का बिल्कुल लो लेवल वही आता है, और यहाँ तक कि यूपी टेट का भी। इससे पहले हम यूपी टेट का पूरा सिलेबस खत्म कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आइए और उसको आप करना शुरू कर दीजिए। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2018 का उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा का प्रश्न पत्र। ठीक है, 2018 वाला। इसके पहले 2019 वाला हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देर किए हुए किसी के और अपना कार्य शुरू करते हैं। आप लोग का काम है सिर्फ और सिर्फ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना प्लेटफॉर्म को। हर एक ग्रुप में शेयर होना चाहिए, और जिससे कि आपको ये लग जाए, देखिए वैकेंसी अभी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी नहीं किया जाए। वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करने जुटेंगे, मात्र 20-22 दिन आपके पास शेष रह जाएगा। तो इस वजह से अभी से लगेंगे, और एक बेहतरीन शिक्षक अगर बनना हो तो कम से कम बहुत चीज़ों को ग्रैब्स करिए आप, एक भी चीज़ छूटने ना पाए, और एक अच्छे नंबर से प्रदर्शन करिए जिससे कि लगे सामने वाले को, हाँ हम बहुत पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, लगभग 6-7 महीने पहले से, 8 महीने पहले से बस डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से। और इतना भी बाद में भी नहीं लगना है कि बहुत सारी चीज़ें मैं हड़बड़ाहट में छोड़ दूं, तो छोड़ना नहीं है, सब कुछ कवर करके ले चलना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं एक बार में, उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते थे, आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो 20 ही क्वेश्चन आते थे 2018-2019 में, अब आगे जो भी हो। देखिए यदि a-b इज इक्वल टू, देखिए बहुत ही आसान से प्रश्न होंगे, जिससे कि आप खुद सोचेंगे वाह क्या लाजवाब प्रश्न है, और इसको आप सच में सॉल्व करिए। तो a³ - b³ का मान बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है? निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है बताइएगा। 1/2 के पावर में 1/2 या 1/3 के पावर में 1/3। बताओ कितने बच्चों वाला न्यूमेरिकल पूछा गया है, और बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। रियली मैं बताऊं बच्चों, हम दूसरी बार आपका मैथमेटिक्स ख़त्म कर दिए। दूसरी बार अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, एक भी प्रश्न पिछली बार भी यूपी टेट में बाहर नहीं आया था, इस बार भी सुपर टेट और यूपी टेट में बाहर नहीं आएगा, इतना मैं कह देता हूँ बच्चों। बस आप लोग डेली फॉलो करिए मेरे भाई। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए। पहले 3 को सॉल्व किया कर लिया जाए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए साफ दिख रहा है बच्चों को। चलिए भाई प्रशिक्षु मेरे, देखिए पहले वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे ही मुजबानी सॉल्व कर सकते हैं। a और -b बराबर 4 है और ab बराबर 21 है, तो बताइए a³ - b³ का मान क्या होगा? इसके लिए फार्मूला भी है, आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया है a - b = 4 और ab = 21, तो इतना तो आपके पास सेंस होना चाहिए कि कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिसमें a और b के मान रख दें तो माइनस करने पर 4 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 21 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में तुरंत आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे। तो a की वैल्यू 7 होनी चाहिए और b की वैल्यू 3 होनी चाहिए। बस अगर मैंने 7 में से 3 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 21, यानी कि हमारा a की वैल्यू क्या हो गया? 7 हो गया, और b की वैल्यू 3 हो गया। तो a³ - b³ का मान बता दीजिए। तो 7 का क्यूब - 3 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। माइनस कर दीजिए, 13 - 7 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे 3 - 2 जाएगा तो 1 3, 316 आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और बहुत ही सेकंडों के ये न्यूमेरिकल है जिससे आप देखते ही उड़ा सकते हैं मेरे भाई। पता है कभी कभी आदमी की जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो गलत हो जाते हैं, इसी वजह से बेसिक आपको लेके चलना है हमेशा। चलिए निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? भाई देखते ही पता चल रहा है कि 1/3 है जो ना, यही बड़ी है। 1/3 के पावर में 1/3, यानी 1/3 के पावर में जो 1/3 लिखा गया है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, ऐसे लिखा जा सकता है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट है यानी कि बड़ा लिख देते हैं, क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1.67 होता है, 1.67 होता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.67 होता है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगर आगे चलते हैं 1/2,
1/2 को देखते हैं, 1/2 के पावर में 1/2 है तो इसको लिखते हैं √2। ये √2 का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका 2 छुपा हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.44414 करके होता है, लास्ट में 1.415 लिख देते हो आप। तो ये वैल्यू आप देख लो कौन बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट 3 है वह बड़ा है, वो ग्रेटर देन है √2 के, ठीक है ना। तो दूसरा वाला यानी कि 1/3 वाला बड़ा हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाते हैं गुणनफल निकालिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, x² - 9x प्लस में 18 बताओ। इसमें गुणनफल करने के लिए बोला है, इसके बराबर 0 आप लगा सकते हैं। ऐसी दो वैल्यू ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई 18 हो और एडिशन माइनस का 9 आ जाए। तो बताइए कौन सी ऐसी दो वैल्यू होंगे भाई, कौन से ऐसे दो वैल्यू हो सकते हैं जिसका एडिशन करने पर 18 आ जाए और मतलब कि 6 और 3 हो सकता है। तो x² - 6x कर लीजिए और -3x कर लीजिए, प्लस में 18 हो गया बराबर 0। देखिए इसमें से x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x - 6 और इसमें से -3 कॉमन हो जाएगा, तो -3 कॉमन होगा तो x - 6। अब यहाँ से x - 6, अब इतना ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाना है आपको, हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो थोड़ा सा करके दिखाना है मुझे बस, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे x = 3 x = 6। वैसे अगर इस इक्वेशन को देखा जाए ना तो भी आप निकाल सकते हैं, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हेल्प से निकाल सकते हैं। वैसे 2018 में जो सहायक अध्यापक का जो भर्ती आई थी उसमें रिटन एग्जाम था, मतलब कि आपको क्वेश्चन दे दिया था, लिखना था, थोड़ा से हार्ड था। अब इसमें क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को रख के आराम से निकाल सकते हैं आप। जैसे देखिए इसको देख कर कैसे आंसर निकाला जा सकता है, माइनस का प्लस लिख देंगे, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। अब यहाँ पे 9 है तो 9, यहाँ पे क्या है 1 छिपा है तो 9/1, यहाँ पे 18 है तो 18। इस तरह से आप देख सकते हैं 9 हो गया और 18 हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक मिनट, मतलब दो वैल्यू ऐसा कोई होना चाहिए ना जिसका मल्टीप्लाई 6 और 3 है, तो 6 और 3 हम कॉमन कर लेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का प्लस और माइनस प्लस माइनस का प्लस, तो एक 6 है एक 3 है, बस इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे वैल्यू आपका। तो आसानी है, किसी भी मेथड से आप करें, बस आपको लगाना आना चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसके लिए जब सिलेक्शन लेना ही है, जब ठाने हो भाई राह में चलना, तो कांटे तो जाहिर से होंगे, उसको हटाना भी है हमें और चलना भी है हमें, तो दोनों काम कर लेना है, ठीक है ना भाई। चलिए यदि a अगर देखें तो दिया गया है x एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था और हर सेट में आएगा, सच बता रहा हूँ भाई। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब जिसके दो भुजा इक्वल हों, और b दिया है, b दिया है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु, जो आप सेट पढ़े होंगे समुच्चय जिसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको बताना क्या है, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां। एक 10 भुजाओं वाले, देखिए क्वेश्चन इतने आसान होंगे ना कि आपको कभी कभी यह लग जाएगा कि अरे कितना इतना आसान दे दिया, हमको आ ही नहीं रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक को लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे एग्जाम में बेसिक ही पूछेगा। आप शिक्षक बनने वाले हैं, DM थोड़े बनने वाले हैं। एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के ये आपके यूपी टेट के लिए भी काम देगा, सुपर टेट के लिए भी काम देगा। सुपर टेट के लिए तो है ही सेट है आपका, और यूपी टेट के लिए भी काम देगा। बहुभुज के, और जो बच्चे नए हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि वो आ जाएं प्लेलिस्ट में, और अपना सारा का सारा यूपी टेट का लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वो देख लें। कोणों को ज्ञात करें। चलिए भाई बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। संख्या 569357 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर, में संख्या 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर, क्या होगा। चलिए इन तीनों को निपटाया जाए। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं,
और एक भुजा नहीं बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, मान लीजिए ए है और यह बी है। और समबाहु त्रिभुज में यह होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए। तो आपको पता है अगर कॉमन देखा जाए तो क्या है, कॉमन यह है ना, तो ए माइनस बी का मतलब यही, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर हो सकता है। तो यानी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा यक्ष से यक्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना भाई। ऐसे एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग ज्ञात करिए। इसके लिए फार्मूले होते हैं, दो फार्मूला होता है, लेकिन बिना फार्मूले के आप लगा सकते हैं इसको। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है 2n-4 × 90 = थीटा, टोटल एंगल पता चल जाएगा अगर आपको अंतः कोण पता हो, n का मतलब भुजा होता है, तो इससे अंतः कोण आप निकाल सकते हैं। एक बाह्य कोण का मतलब होता है 360 अपान में जितना भुजा उसे डिवाइड कर दीजिए, बाह्य कोण पता चल जाएगा आपको। तो वही पूछ रहा है हमसे, बाह्य कोण बताइए, प्रत्येक भुजा का बाह्य कोण कितना होगा। बाह्य कोण प्रत्येक भुजा का कितना होगा भाई, कितने भुजा हैं, 10 भुजा हैं, 360/10 कर लेंगे, काट देंगे 36 डिग्री। एक भुजा का बाह्य कोण 36 डिग्री है, तो 180 - 36 कर देंगे तो आ जाएगा अंतः भुजा। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कितने 10 भुजाओं के अंदर अंतः कोण का योग कितना है, तो 10 गुणे जितने आएंगे उतना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कितना आया है, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण हमारा 36 डिग्री का है। हमसे पूछा क्या गया है, बाह्य कोणों को ज्ञात करें, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात करें। प्रत्येक बाह्य कोण मतलब कि एक भुजा, 10 भुजा है, 10 भुजा है तो एक भुजा का अगर देखें तो 36 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 10 के 10 मिल गए कितने बनाएंगे भाई, 360 डिग्री बनाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। लेकिन अगर एक भुजा का बाह्य भुजा 36 है तो अंतः भुजा कितना का हो जाएगा, तो माइनस कर लीजिए, 180 - 36 करेंगे 150, 144 डिग्री। एक भुजा 144 डिग्री का होगा। अगर एक भुजा 144 डिग्री का है तो बताओ 10 भुजा का योग कितना हो जाएगा, अंतः कोण का, 10 भुजा वाले अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप करेंगे 144। जब एक भुजा बराबर 144 डिग्री है तो 10 भुजा बराबर 1440 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें दिमाग में रख लेना है हमें। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। संख्या 569357 में संख्या 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान का मतलब होता है भाई प्लेस वैल्यू, और आंकिक मान का मतलब यानी वास्तविक मान का मतलब है उसका फेस वैल्यू। फेस मतलब हुलिया, इस तरह याद कर लीजिए। हुलिया देखने में आपका कैसा लगता है, शीशे में जैसे, वो ऐसे दिखोगे, बंदर हो तो बंदर दिखोगे। और स्थानीय मान का मतलब आपका स्टेटस बन गया, आप शिक्षक बन गए तो आपका भी स्टेटस क्या हो गया, शिक्षक हो गया, ये चीज़। इसी तरह से अगर देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 9 का अगर देखें स्टेटस यानी स्थानीय मान कितना है, 9000 है, कितना है, 9000 है, लेकिन आंकिक मान इसका 9 है, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8, यानी कि 8991 आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए छाप लीजिए, छापिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ भाई, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं भाई, शेयर कर देना, रिक्वेस्ट है। और बिल्कुल भी यूपी टेट के लिए तनिक भी आप लोग संकोच ना करें, आ जाइए प्लेलिस्ट में। मैं आपसे प्रॉमिस, क्या मैं आपसे इतना कहता हूँ बच्चों कि जो चीज़ पढ़ाया गया है नंबर 1 की चीज़ें आपको कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, कोई भी उसमें यह नहीं कि नहीं भाई चलो पेड में ही दिया जाएगा, तो ऐसी बात भी नहीं है। बस आप लोग थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ा लेंगे तो जो अंतरात्मा से दुआएं निकलेंगी ना, वो ज़बरदस्त होगा फिर। चलिए इस क्वेश्चन को आ जाते हैं, करते हैं। 6 क्वेश्चन आपने किया, तनिक भी उसमें कठिनाई नहीं महसूस की आप, ऐसे ही आगे देखना भी 20 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, कठिनाई बिल्कुल नहीं होगा। यह 7वें नंबर का देखिएगा, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। एक, यह आपका 2018 का पेपर है, देख सकते हो आप, है ना, ठीक है भाई। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है, 3 कोण समान है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 3 कोण समान है, 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। समान कोणों के माप ज्ञात करें, मतलब जो कोण है ना उसका माप ज्ञात करना है। समान कोणों के माप ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है,
24 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की माप, यदि इसके विकर्ण की माप, यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए भाई। 9वां नंबर देखिए, 9वां क्वेश्चन। यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर, यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर है। प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण, यदि एक समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा, हाँ ठीक है, विकर्ण 100 मीटर और एक भुजा 160 मीटर है, मतलब विकर्ण एक कितने का है, 160 मीटर का है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? देख लो कितना आसान सा प्रश्न है, इसको करते हैं हम लोग, निपटाते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। भाई देखिए, जब सवाल नहीं लगते हैं तो मतलब आपका बेसिक चीज़ है यह। अब यहाँ पे भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है अपने मार्ग में, है ना। मार्ग में रुकने का मतलब है कि आप भय से भयभीत हो जाएंगे फिर, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और मैथ में 20 नंबर आपको फ्री में दिया जा रहा है, इतना समझ लो, ऐसे आप उठाओगे। चलो आ जाओ। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण 75 डिग्री है, तो समान कोणों का भाग ज्ञात करिए। आपको पता है कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी भुजा का हो, 4 भुजा वाला कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोण को अगर ऐड कर देना तो 360 डिग्री बनेगा। कितना? तो बोला है कि 3 तो समान है, हम मान लेते हैं 3 x है और एक जो है 75 डिग्री का है, बोल रहा है 75 डिग्री, तो सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री आएगा भाई। x प्लस x और प्लस 75 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आएगा। अब 3x प्लस x यानी 3x बराबर 360 में से 75 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 285 आएगा। ठीक है भाई, तो अब 285 को काट लीजिए 3 से, 3 9 27 और 3 5 15, मतलब एक जो आएगा ना 95 का आएगा, मतलब 95 का 3 कोण होगा और एक 75 का हो जाएगा। 9 3 27 और 9 3 27 और 10 90 85, ठीक है। यानी इस तरह से आ गया, समझ सकते हैं आप। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेसिक प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में बेसिक ही पूछा जाएगा आपसे सुपर टेट में। समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। कोई समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप, यानी यह भुजा तीनों को जोड़ दिया गया तो 24 सेंटीमीटर आ गया। यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि जो इसका विकर्ण है ना, यह वाला, यह 10 सेंटीमीटर है और तीनों इसको तीनों को जोड़ा गया तो कितना आया भाई? 24 सेंटीमीटर आया। इसको मतलब अगर यह हमारा x है मान लें हम, तो यह हो जाएगा 14 माइनस x, क्योंकि 10 यहाँ पे आ चुका है, तो 24 माइनस 10 यानी बचा 14 में ये दोनों डिवाइड होंगे। अगर यह x है तो यह हो जाएगा 14 माइनस x। भाई जाहिर सी बात है ना, इन तीनों का योग आना चाहिए 24, जोड़िए देखिए 24 आ जाएगा। x से कट जाएगा, 14 प्लस 10 24 आ जाएगा, यानी 10 इसमें से निकल गया 24 में से। विकर्ण 10 है, 10 निकल गया और बचा हमारा कितना? 14। तो 14 यानी कि अगर यह x है, इन दोनों में से कोई एक x है तो दूसरा वाला 14 माइनस x होगा। तो बस हो गया भाई। अब आपसे पूछ क्या रहा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आपको पता है विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो विकर्ण का स्क्वायर कितना है? तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यह वाला प्लस का एक्स स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है, और 14 माइनस एक्स मतलब 114 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 196 आता है, 196 और एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, भाई फार्मूला लगा लो, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यानी कि माइनस में 14 दूनी 28 एक्स, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लो और प्लस में एक्स स्क्वायर भाई देख लो। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 196 इधर आएगा, पहले सबको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 28x, ठीक है,
और 196 इधर, 100 को उधर कर लो, 100 को उधर करेंगे कितना हो जाएगा, 196 माइनस का यानी कि प्लस का 96 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 96 बराबर 0। देख लो एक बार, इतना आएगा ना, बहुत सही। 2 से काट लो, 2 से जब 2 कॉमन करके काट लेंगे तो बचेगा x² माइनस में 14x और ये हो जाएगा प्लस 2 चौके 8, 2 8 16 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसका मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और एडिशन करें 14 आ जाए। बताइए, 6 7 42, 6 8 48, 8 6 14 और 8 6 48 मिल गया। यानी कि x² माइनस 6x माइनस 8x प्लस में 48 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कर सकते हैं आप x, तो बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से कॉमन कर सकते हैं 8, तो x माइनस 6 यहाँ पे भी बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 6 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से x माइनस 8, यानी x की एक वैल्यू 6 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू x का 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आप यहाँ पे 6 रखते हैं तो दूसरा वैल्यू आपको 8 मिलेगा, अगर 8 रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू तो दूसरा वैल्यू आपको 6 मिलेगा। यानी कि 8 और 6 नंबर हो जाएंगे आपके। यानी कि जो क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस 8 इंटू आधार 6, 2 चौके 8, 4 छक 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, इतना तो लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको किसी भी सूरत में। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट, इस पे देखिएगा। देखिए ये सब अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे यानी कि अगर कह लीजिए बेसिक आपका क्लियर है तो आप आराम से करते चलेंगे, कोई भी दुविधा नहीं आने वाली है। असुविधा आप कभी भी कतई कह लीजिए नहीं फील करने वाले हैं। और रहेगी बात, थोड़ी सी जो असुविधा होगी वो हमारे महादेव हटा ही देंगे। तो बोलो एक बार प्रेम से भाई, हर हर महादेव। आ जाओ भाई। यदि एक समकोण त्रिभुज यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज है, क्या है भाई, जिसकी सारे भुजाएं समान हैं, समचतुर्भुज है कोई, कि प्रत्येक भुजा 100 मीटर है भाई, यह भी 100, यह भी 100 और यह भी 100 और यह भी 100। तो ऐसे में बना के हम ऐसे बना लेते हैं, कोई एक समचतुर्भुज है ऐसे, तो जिसकी सभी भुजाएं 100 हैं, 100 100 100। ठीक है, और एक कोई विकर्ण, क्योंकि विकर्ण इसमें बराबर होता नहीं है, तो कोई एक विकर्ण दिया 160, कोई एक विकर्ण हम मान लेते हैं ये वाला दिया 160 डिग्री। तो एक फार्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a, यानी कि साइड हमारा 100 दिया है, 100 दिया है भाई, और यहाँ पे d1 की वैल्यू 160 दिया हुआ है, तो d2 निकालना है। बताओ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। d1 की वैल्यू रख दीजिए 160 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 100 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, d2 निकाल लीजिए। यहाँ पूछ रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए निकलेगा, d2 निकलेगा तभी क्षेत्रफल निकाल पाओगे। 160 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए, प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 गुणे 100 है यानी 200, 200 का स्क्वायर यानी 400। तो 200 का स्क्वायर भाई 400 तो होगा, बताओ जरा सा। 200 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 400 ही तो होगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 2 2। चलो भाई, ऐसे अगर ना हो तो 8 और 50, 8 8 64 50। चलो भाई देखते हैं क्या आता है। सही जा रहा है ना क्वेश्चन, एक बार मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, हाँ क्वेश्चन ठीक है भाई, ठीक है क्वेश्चन ठीक है। हाँ 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 भाई क्वेश्चन तो ठीक है। चलिए देखिए भाई, इसमें एक चीज़ और हम लोग गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए, ये समचतुर्भुज की बात किया हम, समांतर चतुर्भुज मतलब कि समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, एक तरीके से और इसको लगाया जा सकता है, इस तरह से भी आएगा, थोड़ा लेंदी आएगा, हो सकता है रूट में आ जाए वैल्यू। एक तरीके से और हम लोग इसको कर सकते हैं, पता है कैसे, देखिए जरा। अगर आप इसको हाफ कर लेना, यह वाला इतना दूरी, देखिए एक यह त्रिभुज बन रहा है, एक यह त्रिभुज बन रहा है। अगर नाम लिख दें ABCD तो आप देखें ADC, बाद में जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा उसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, दोनों बराबर है, दोनों अपने आप में मिरर इमेज है ना। तो भाई देखो, दो भुजाएं जब बराबर हो जाती हैं, या फिर आप हीरोज फार्मूला में लगाते होंगे S इक्वल टू 100 प्लस 160। भाई एक भुजा देखिए 100 है, एक भुजा 100 है, एक भुजा 160 है त्रिभुज का, बटे 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 100 कितना हुआ 200, 200 एक 360, 360 बटे 2 कितना आ जाएगा, काटिए 2 से तो 180 आ जाएगा, 180 आ गया। अब जो त्रिभुज का एरिया होगा ना मेरे भाई, ऐसे निकलता है
देखिए फार्मूला हम लिख देते हैं, वैसे लिखना नहीं है फार्मूला, बहुत लेंदी हो जाता है नहीं तो फिर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हीरोज फार्मूला से। तो यस की वैल्यू कितना 180 है, यस की वैल्यू कितनी 180 है, इंटू 180 में से यस 100 माइनस करिए, ए 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, इंटू फिर 100 को माइनस करेंगे 180 में से कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर 100 मतलब 160 को माइनस करिए 180 में से तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 हीरो हैं तो 100 यानी 2 जीरो बाहर निकलेगा। अंदर देखिए 80 2 था 8 एक 8 बाहर आ गया। ठीक है भाई, देखिए इस 2 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 होगा, 360 यानी जीरो बाहर निकल गया, 36 यानी 1 6 बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आपने कर दिया तो 8 6 6 से 43 6 48 यानी कि भाई ये आपका उत्तर हो जाएगा 4800। किसी एक त्रिभुज का भी हुआ है, टोटल का नहीं, तो 4800 इंटू 2 कर लेंगे तो 2 8 16 को 6 मैं 2 4 8 के 9 9600 आपका उत्तर होगा। कितना हो जाएगा 9600, कितना हो जाएगा भाई 9600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैसे निकला, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बेसिक की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आपको बेसिक का नॉलेज होना चाहिए और यही एग्जामिनर चेक करना चाहता है। और इस वजह से बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल देता है, बहुत लेंदी नहीं देता है। लेवल अच्छा होता है लेकिन बहुत लेंदी ना देकर वो छोटा छोटा देता है जिससे कि आपको चेक कर पाए। चलिए आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 7, a इंटू बी इक्वल टू 12। तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बता दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, 5 के पावर में x प्लस 1, यदि 5 के पावर में x प्लस 1 प्लस 5 के पावर में 2 माइनस एक्स, तो आपको बताना है इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस 1, तो आपको बताना है यक्स का मान बताइए, यक्स का धनात्मक मान, यक्स का धनात्मक मान पूछ रहा है, धनात्मक मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, भाई एक बार अपने आप को बूस्ट तो कर लिया करो, क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट होते हैं ना वो आपके बूस्टर का काम करते हैं, आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है, तो इस वजह से भागना नहीं इन सारे टेस्टों से। तो यदि a संबंधे b इक्वल टू 3 संबंधे 4 तथा b संबंधे c, आप लोग डीएलएड में पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे, तो इस वजह से डीएलएड वाले बच्चों के लिए तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए भाई। a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और उड़ाते हैं इसके होश। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लें और क्वेश्चन को देखते हुए आप अपने से थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास किया करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होता चलेगा। ठीक है भाई, सॉल्व करें एक बार अपने से खुद से। चलिए भाई आ जाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है भाई। देखिए सिंपल ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि a प्लस बी बराबर जब 7 दे दिया और ए बी बराबर 12 दे दिया तो आपके दिमाग में 2 अंक आ जाने चाहिए, अपने से आ जाना चाहिए, बिना उत्तर देखे आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, देखो a प्लस बी बराबर 7 यानी 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 6 और 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 4 और 3 अगर ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और कुछ बताओ, या फिर 7 प्लस 0 ऐड करेंगे तब 7 आएगा, और कुछ बताओ 7 आ जाए भाई, और कुछ होगा, 5 और प्लस 2 ऐड करिए, 5 प्लस 2 ऐड करिए तो 7 आएगा, और कुछ बताइए 0 1 2 3 तो हो गया। अब क्या है 3 के बाद 4 और 3 मतलब उसका उलट फेर कर देंगे बस उसी में, तो यानी कि इतने नंबर आप ऐड करते तो 7 आता है। अब इसमें से देखना मल्टीप्लाई करने में 12 किसका आ रहा है, तो 4 3 12, 6 कम 6, 7 0 0, 5 दूनी 10, मतलब कि यह तीनों तो नहीं है, मतलब कि एक ही नंबर होगा हमारा 4 और 3, मतलब a का वैल्यू 4 ले लीजिए चाहे b का वैल्यू 4 ले लीजिए, दोनों में से
दोनों में से किसी एक का वैल्यू 4, किसी एक का 3 ले लीजिए, यानी कि 4 और 3, यानी a का स्क्वायर कितना है 4 चौके 16 प्लस b का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 25 आपका उत्तर होगा। आ जाइए इस पे 5 के पावर x प्लस 1, ये भी 5 के पावर 2 माइनस एक्स। भाई देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़े से हमको सब्र करने की आवश्यकता होती है, लग जाएगा क्वेश्चन, बस ये दिमाग में रखना है। 5 के पावर x प्लस 1 प्लस में 5 के पावर में 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3, यानी 5 के पावर में 3 प्लस 1, यानी 5 के पावर 4, कितना हो गया 5 के पावर 4 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है थोड़ा सा सोच विचार कर। 5 के पावर x एक तो लिखेंगे इंटू 5 लिखेंगे आप, पावर का पावर ऐड हो जाता है, अगर बेस समान होता है तो प्लस 5 के पावर 2 अब इंटू 5 के पावर माइनस एक्स। अब ये मत सोचिएगा सर इतना कहाँ लेंदी ले जा रहे हैं, भाई हम आपको सिखाना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है ना। 5 के पावर x और इंटू 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 2 अपाने 5 के पावर x, इसी को नीचे लेकर हम चले आए, माइनस का प्लस हो गया और इक्वल टू 5 बचे 25, 25 बचे 125, बचे 625, यानी कि इधर वाला 625 हो गया। अब आपको पता है जहाँ पे आप 5x लिए हुए हैं ना वहाँ पे x मान लीजिए, आप यहाँ पर बस मान सकते हैं 5 के पावर x इक्वल टू a, क्या मान सकते हैं a मान लीजिए, बस यहाँ पर 5 के पावर x के प्लेस पे a रख लीजिए, यानी कि 5a हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर यानी 25 अपन में 5 मतलब a हो गया, 5 के पावर x का मतलब a हो गया बराबर 625। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई 5 को अभी भी कॉमन कर सकते हैं, 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 5 उधर ले जाकर कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5, 5 बचे 25, ठीक है। तो आप देखिए एक काउंट करेंगे 5 तो a बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 5 बटे a बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 यानी 125 बचेगा, डिवाइड कर देंगे 5 उधर ले जाके भाई कॉमन करके, तो बस हो गया भाई। देखो मल्टीप्लाई कर लो, a का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 5 प्लस में 5 और इक्वल टू 125 है, 125 से हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, तो a स्क्वायर माइनस 125 से 125 से और प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा कुछ नंबर जोड़िए जिसका मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए और जोड़े घटाएं तो भैया 125 हो जाएगी। तो गजब दुविधा हो गई भाई, दुविधा हो गया ये तो, मल्टीप्लाई करने पर इतना और ऐसे इतना, ये क्या बात हो गया 125a। तो बताइए क्या किया जाए इसके लिए, इसका x का धनात्मक मान पूछ रहा है तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है अभी, सिद्धाचार्य का नियम, सिद्धाचार्य के नियम से आप फॉलो कर लीजिए। सिद्धाचार्य का नियम कहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, यही तो होता है भाई। बी की माइनस बी की वैल्यू कितना 125, तो प्लस में 125 हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस की वैल्यू ही चाहिए हमें तो प्लस माइनस पहले कर लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, देखते हैं जो आता है। यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 125 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, देख लो कितना बड़ा जा रहा है क्वेश्चन ये, 125 का स्क्वायर। इसको और सॉलिड एक और शॉर्ट मेथड से भी इसको किया जा सकता है। रुक जाओ, क्वेश्चन में रॉन्गिंग तो नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है भाई, इसमें और कुछ दुविधा है, एक मिनट, हाँ एक चीज़ हमने दुविधा किया है इसमें, क्या 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 कर दिया है हमने इसमें, सही तो जा रहा है सब कुछ भाई। फिर देखना जरा सा क्वेश्चन, देखना रॉन्ग लिखा है क्या, इसी में रॉन्ग दिया है हमको लग रहा है। ओह क्वेश्चन हम ही लोग रॉन्ग लिखे हैं क्या यार, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, क्वेश्चन देखो रॉन्ग लिख लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, बता रहे हैं बेटा कहाँ से। एक मिनट देखो यहाँ पे जो 1 है ना, या जो 1 है यहाँ पे ना होके पावर में केवल 3 है, और यह 1 जो है यहाँ पे है। अब लगाओ क्वेश्चन को, 5 के पावर x इंटू 5 प्लस में 5 के पावर 2 अपान में कितना आया था, 5 के पावर x आया था, इक्वल टू इधर 126 आ जाएगा। देखना कैसे 126, 5 के पावर 3, 5 बचे 25 बचे 125 प्लस 1 126, ठीक है भाई। अब इसको देखेंगे आप, 5 के पावर x है, 5 के पावर x को आप a मान सकते हैं, तो 5a इधर आ जाएगा, 5 बचे 25 प्लस में 5 बचे 25 बटे के a आ जाएगा, इक्वल टू 126 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसको देखना 5a स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा या a जो, तो माइनस 126a और प्लस में 25 बराबर 0। अब देखिए 25 और 5 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बचे 125, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 125 आए और जोड़ने और गुणा करने पर या जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, माइनस 126 आ जाए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा मेरे भाई। तो 25 बचे 125 यानी कि 5a का स्क्वायर अगर हम कर लिए, माइनस 125 से कर लिए, और माइनस 125 से कर लिए, और माइनस का एक a कर लिए,
तो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जरा, बताओ जरा भाई। 125 प्लस 1 किए तो 126 है, और 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 मल्टीप्लाई कर लिए तो 125 आ गया है। यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 5a कॉमन है, तो क्या बचेगा a माइनस में 25, और यहाँ पे -1 कॉमन है, तो a माइनस 25 बराबर 0। तो अब देखना 5a माइनस 1 और a माइनस 25 बराबर 0, तो a की वैल्यू आ जाएगा 25 एक, और एक ठो a की वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो इसको लेके तो नहीं चलना है, हमसे पूछा क्या गया है। अच्छा देखते हैं दोनों में से कौन, 5 के पावर x, यानी a की वैल्यू कितना है 5 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर 2 इधर आ जाएगा, 5 के पावर 2 यानी 1, यानी x की वैल्यू 2, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 के पावर x और 5 के पावर -1, तो x की वैल्यू -1, हमसे पूछा है पॉजिटिव वैल्यू, तो बता देंगे 2 भाई, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान से आएंगे, बस थोड़ा सा यह है कि भाई प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों। चलिए आ जाइए इसमें, देखिए यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 5 जनवरी 1991 को क्या है भाई, शनिवार है, क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो 3 मार्च 1992 को क्या होगा, तो हम कह दें जनवरी फरवरी मार्च, यानी जनवरी के बाद मार्च आता है, तो हम कह दें हमको 3 मार्च नहीं, हमको 5 जनवरी 1992 बता दो कितना होगा। 5 जनवरी 1992 कितना होगा, 5 जनवरी 1992 को देखेंगे तो भाई शनिवार है, शनिवार से एक दिन बढ़ जाता है, जनवरी फरवरी, अब मार्च पे नहीं गए क्योंकि यह देखिए लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे या पूरा डेट वाला, अगर पूरा रीजनिंग पढ़े होंगे अच्छे से, तो इसमें 2 दिन जुड़ता है और इसमें 1 दिन जुड़ता है। अगर ऑड है तो भाई हम देखेंगे तो 1 दिन जुड़ जाए, अगर इवेन है यानी कि अगर देखें 2 दिन का है, यानी कि आपका लीप ईयर है, तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना होता है। तो लेकिन 5 जनवरी के बाद लीप ईयर आएगा, जनवरी के बाद आता है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब फरवरी जो आएगा जनवरी के बाद आएगा। इस वजह से अभी तक तो लीप ईयर पड़ा ही नहीं है 5 जनवरी तक, इस वजह से 1 दिन बढ़ा, यानी शनिवार से क्या हो जाएगा, रविवार। याद रखना भाई, शनिवार से क्या हो जाएगा, रविवार। यानी कि अगर हम देखें 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 5 जनवरी 1992 को रविवार होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अब जनवरी में कितने दिन शेष बचे, 26 दिन शेष बचे, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 29 का होता है, फरवरी 29 का होता है। इसके बाद 3 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 मार्च तक का दिन पूछ रहा है, तो +3 ऐड कर दो। अब देखो इतना दिन हुआ, यानी कि 29 से 30 हो गया, 30 और इसमें 2 ऐड कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 30 20 50, 50 से 56, 8 58, 58 को डिवाइड करो 2 से और +2 ऐड कर दो, +2 ऐड कर दो। 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर है, जैसे लीप ईयर आगे बढ़ेगा हम 2 ऐड करेंगे उसमें, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए भाई, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए यह आपका 2 से नहीं काटना है, 7 से काटना है भाई, 7 से काटना है। देखिए 7 सते 49, 7 8 56, 7 8 56, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा बच ही रहा है, इसमें 2 दिन ऐड करने की क्या जरूरत, 7 8 56, यानी कि 2 दिन बच गया, 2 दिन बच गया, तो बताओ रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार मंगलवार, आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार उत्तर हो जाएगा। तो इसको इसके लिए आपको लगाना होगा थोड़े से, तब जाके आप इसमें प्रैक्टिस हो पाएगा आपका अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन को, ए बी का अनुपात कितना है, ए बी का अनुपात कितना है भाई, 3 संबंधे 4 है, और पूछ रहा है बी और सी, बी और सी का अनुपात कितना है, जो समान वाले रहेंगे वो तिर्यक में आएंगे। बी और सी का अनुपात 6 संबंधे 4 है, 6 संबंधे 7 है, तो बताना है ए बी सी का, निकाल लो भाई। इसका ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो मल्टीप्लाई, यानी कि ए फिर है बी फिर है सी। तो देखो 6 3 18, 6 चौके 24, 7 चौक 28, यही आपका उत्तर है। 2 2 से काट लो, 2 9 18 और 2 1 2 2 4 14, यानी कि 9 12 14 हो जाएगा। 3 6 18, 6 चौको 24, 7 चौक 28, ठीक है भाई, यानी कि 9 12 14 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कितने क्वेश्चन हुए हैं, 13 हुए, 11 12 13 20 हैं, 20 को करेंगे एक सेट में, ठीक है भाई। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखिए भाई ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं कल ये, किसी परिमेय संख्या का हर, चलिए देखते हैं भाई आगे, हम क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं। देखिए किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। एक तो यह। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 94% छात्र
उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हैं। एक तो यह प्रश्न पूछा गया था। एक है यदि 10 पुस्तक का लागत मूल्य 10 पुस्तक का लागत मूल्य 8 पुस्तक के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखना, यदि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी कि हर उसके अंश से हम मान लेते हैं वह है हमारा x और y है परिमेय संख्या। यदि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है, यानी हर अधिक है अंश से। अगर अंश को हम मान लेते हैं p तो यह वाला हो जाएगा p+8। अंश से 8 अधिक है हर, ठीक है भाई, p+8 हो गया, यानी x को हमने p माना है और y हो जाएगा p+8। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यानी अंश में 17 बढ़ा दिया जाए, p+17 हो जाए, और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, हर में 1 यानी p+8 है 9 हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करिए। हो गया भाई, चलिए सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ गया आपका। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2p और 17 दूना 34, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 3p और 3 9 27, भाई इतना तो आता है। 2p को उधर करिए और 27 को इधर करिए, तो 27 यानी 34 माइनस 27, 4 3 7 हो जाएगा, और 3p माइनस p यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगा। p की वैल्यू 7 यानी कि हमारा जो परिमेय संख्या था 7 और 7 7 14 1 15, यह आ जाएगा 7/15। ठीक है भाई, आ जाइए इसमें। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित थे। भाई 94% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए और 33 जो है विफल हुए, यानी कि 94 अगर देखें तो 100% छात्र होते हैं, कोई भी अपने आप में 100% होता है, 100 में से 94% उत्तीर्ण हो गए तो कितने अनुत्तीर्ण हुए, 6%, और 6% की वैल्यू कितना दिया है, 33 दिया है। तो बता दो भैया कितने परसेंट, 100% की वैल्यू बता दो तो कितना हो जाएगा देखना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 33 गुणे 100/6, 3 एकम 3 दूना 6, 2 से 5 यानी कि 5 एकम 5, यानी 550 बच्चे पूरे टोटल थे। आ जाइए अगला। यदि 10 पुस्तक का लागत मूल्य यानी कि 10 का कास्ट प्राइस इक्वल टू 8 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस 8 पुस्तक के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कास्ट प्राइस अपान में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8/10 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 4/5 हो गया। यानी कि कास्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। 1 आपने लाभ कमाया, किस पे कमाया, कास्ट प्राइस पे। 4 गुणे 100 कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, 25 चौका 100, यानी 25% आपने लाभ कमाया। ठीक है भाई, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक बार खुद देखिए और खुद से ट्राई करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं इन तीनों प्रश्नों को। लास्ट प्रश्न है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का यानी कि प्रैक्टिस सेट। मैक्सिमम सारे के सारे टॉपिक हमने खत्म कर रखे हैं। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर देखने लग जाइए, अभी भी वक्त है अपने आप को बदलने का, अपने आप को साबित करने का। तो जो हम कह रहे हैं उसको फाइनली आप लोग फॉलो कर लीजिए, अन्यथा कंडीशन में एग्जाम जब पास आएगा तो ही भटकना शुरू होगा, कोर्स लेंगे नहीं समझ में आएगा। तो जहाँ पे समझाया जा रहा है और अब प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है उसको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप डेली देखिए। अगर आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट हम डेली कर देंगे। जो 3 दिन पे 4 दिन पे लाते हैं ये प्रैक्टिस सेट हम डेली कर देंगे। हर दिन रात में इसको लगाया करेंगे, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को आ जाइए। प्लेलिस्ट में जितने भी यूपी टेट हमने पहले से कंप्लीट कर रखा है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है कि भाई कोर्स खरीद कर ही पास हुआ जा सकता है, क्योंकि बच्चों 120 नंबर प्लस लेकर आए हैं इसमें से, यानी इससे पढ़ के, तो आपको पढ़ना चाहिए। यदि 6 पुरुष की 15 दिन की मजदूरी 3100 रुपये है, यानी कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 T1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 T2 बटे W2। ठीक है भाई, W2 यानी कि मैन आदमी दिन टाइम बटे काम, आदमी दिन टाइम बटे काम, ये होता है। तो यदि 6 पुरुष, कितने पुरुष, 6 पुरुष कितने दिन तक, 15 दिन तक टाइम नहीं दिया है, कितने घंटे काम करते हैं या नहीं दिया, तो उसको बराबर मान लेंगे कि मजदूरी कितनी है, यानी वर्क का जो काम ले रहा है वो कितना रुपये ले रहा है, 2100 रुपये ले रहा है वेज अपना। तो हो तो 9 पुरुष, यानी कि 9 पुरुष 12 दिन में कितना
की मजदूरी क्या है, मजदूरी बताइए, यानी W2 का मान बताना है, बस निकाल लीजिए भाई। देखिए 5 3 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 0, 6 कम 6 सते 42, यानी कि 3/70 इधर बचा। इधर कितना आया 9 गुणे 12 बटे के W2। तो W2 को इधर करिए और सबको उधर कर लीजिए। W2 इक्वल टू 9 गुणे 12 गुणे 70 बटे के 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 12 3 36, 36 गुणे 70, 6 सते 42 को 2 कैरी 4, 7 1 21 और 4 25, यानी कि 2520 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई 2000। भाई देख लीजिए 6 पुरुष हैं 15 दिन काम कर रहे हैं और 9 पुरुष हो गए, यानी पुरुषों की संख्या बढ़ गई और दिन कम हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है मजदूरी बढ़ेगी। ठीक है भाई, यह चीज़ मजदूरी बढ़ गया। निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यिका, भाई देखिए माध्यिका के लिए फार्मूला होता है ऑड और इवन का। अगर ऑड है तो आप आसानी से n+1वां पद बटे 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, n+1वां पद बटे 2। लेकिन अगर इवन है, देखिए इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब इवन होता है तो हम लगाते हैं फार्मूला 1/2 माध्यिका का n/2वां पद प्लस में n/2 + 1वां पद, यह वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यह भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं, लगाएंगे इसमें से तो आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माध्यिका की वैल्यू दे रखा है आपको 63। तो एक तो इससे लगा सकते हैं, आराम से आपका आ जाएगा। लेकिन जब हम माध्यिका पढ़ाए हैं बच्चों को, तो उसमें बताया गया है आपको, जब भी कभी दिख जाए 1 2 3 4 कितने भी नंबर दिख जाए, उसको पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद एक लास्ट से, एक स्टार्टिंग से, एक लास्ट से, एक स्टार्टिंग से, ऐसे काटते चलो, ऐसे काटते चलो, ऐसे काटते चलो। क्या बचा बीच में, ये दोनों बच गए। अगर ऑड होता तो केवल एक ही बचता, वही हमारा माध्यिका हो जाता। लेकिन अगर अब 2 बच गए तो दोनों का एडिशन करो, x + 2 बटे के 2, और माध्यिका कितना दिया 63 दिया है, यही उत्तर हो जाएगा। 2x प्लस में 2 और बटे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा सकते हो, अभी बटे है तो काट भी सकते हो आप, 63 कर लो बराबर में, 2 कॉमन करके काटेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 1 = 63, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62, x की वैल्यू कितनी है 62 है, x की वैल्यू 62 है और x + 2 की वैल्यू कितना है 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, समझ लीजिए उसको, खुद से समझिए उस प्रश्न को, फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लगाते हैं। एक बार अपने से भी आप सभी लोग ट्राई करेंगे भाई ना, ठीक है। चलिए देखिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर। भाई देखिए इसका उत्तर देखते ही बता दिया गया, यानी कि 16 का आधा कितना होगा, जीवा है यानी कि 8 होगा, 8 और इधर कितना है त्रिज्या 10 है, 8 10 8 × 64 यानी 6 आएगा इसका उत्तर। देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि भाई एक यह इस प्रकार का ऐसे वृत्त है, इसमें जो त्रिज्या है ना, उसका त्रिज्या जो है मेरे भाई वो कितना है, 10 दिया गया है, त्रिज्या 10 है। और जीवा बोल रहा है, जो जीवा है ना वह 16 है, पूरा का पूरा 16 है, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 है। और जब भी जीवा इस प्रकार से रहता है तो वहाँ से केंद्र से परपेंडिकुलर जब डालते हैं उस जीवा पे तो 90 डिग्री बनता है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। 16 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 8 और 8 में बटेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, पता चल जाएगा केंद्र से जीवा कितना दूर है भाई। मान लेते हैं OAC, तो OAC त्रिभुज में, OAC त्रिभुज से 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में OA का, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी OA का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर इधर कर लेंगे, 100 - 64 करेंगे, कितना आ जाएगा 36 का रूट ले लेंगे 6, यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर दूर है जीवा केंद्र से। तो इसको देखकर ही बताया जा सकता था, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं होते हैं ऐसे प्रश्न। देख लीजिए कितने आसान थे प्रश्न, आप चाहते तो बहुत ही कम समय में इसको सिमटा सकते थे अगर खुद से लगाते तो। वैसे यहाँ पे समय लग गया ज़्यादा। देखिए भाई ऐसे ही डेली करने हैं, अगर आपकी संख्या बढ़ेगी तो हम डेली टेस्ट जो है कंटिन्यू कर देंगे। धन्यवाद।